आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हम्माद रज़ा है। मैं बेसिकली जनरल सर्जन हूँ, लेकिन एस्थेटिक सर्जरी का मुझे शौक़ है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में लाहौर में गुज़श्ता 12 साल से कर रहा हूँ और पाकिस्तान की जो हेयर रेस्टोरेटिव सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान उनका मैं एक मेंबर हूँ। तो आज कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात करने का मौका मिला, तो कुछ चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें मिलती जुलती सी सब लोगों की बातें आप सुनते रहते हैं। मैं इसको कुछ थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा ताकि समझने वाले के लिए आसानी हो जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए। तो इसमें अगर सिंप्लीफाई करें इसे, तो हम इसको डिवाइड कर लें। देखिए, एक एज होती है जो 25 इयर्स तक की एज है। इस वक्त तक हर शख्स को अपने बालों का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और उसके घने और भरे हुए बाल होते हैं। और फिर 25 साल से 40 साल तक की एज आती है। ये वो एज ग्रुप है जिसके अंदर जिसके बाल गिरने हैं वो गिरना स्टार्ट हो चुके होते हैं और उसकी जो लाइन है, फ्रंट लाइन जो बैक पे जाती है बाल गिरते गिरते, तो वो एक डेवलप हो चुकी होती है। 40 साल से अबव एज में जाकर बाल गिरना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो डिसाइड ये करना है कि 25 साल से पहले क्या करना है, 25 से 40 साल के दरमियान करना है और 40 साल के बाद क्या करना है। तो आप हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आकर के पूछते हैं जी कि मेरा मेडिसिन से इलाज हो सकता है, मैंने ढेर सारे तेल लगाए हैं, मैं मालिश की है, ये वो आप समझ सकते हैं। तो आप ये जहन में रखिए कि 90% जो गंजापन है ये कंजेनिटल है, ये मौरूसी है। अगर हम अपना रंग, अपना कद, अपने नैन नक्श अपने वालिदैन से ले सकते हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, तो हम गंजेपन में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं 25 साल की एज से पहले कि आप में कोई वाइटामिन्स की कमी आ गई, आपको कोई स्किन की डिज़ीज़ हो गई, इस किस्म के मामलात में आके आप मेडिसिन की तरफ ज़रूर रुजू कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स में से आपके मामू, चचा, ताया, वालिद, सो एंड सो, उनमें एक ख़ास अंदाज में, ख़ास पैटर्न में गंजापन था और वो आप में भी आ रहा है, तो फिर बहुत सारी दवाइयों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इसमें अपना पैसा और वक्त बर्बाद मत कीजिए। अब जब 90% लोगों का गंजापन मौरूसी है, वो एक अलग साइंस है कि ये गिरते क्यों हैं बाल। आपने ढेर सारी वीडियोस देखी होंगी कि इसकी वजह क्या होती है। बालों के जड़ों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन जब उसकी सर्ज आती है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वो एक साइंटिफिक टॉपिक है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो फिर हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो अभी वक्त की कमी है तो मैं उसमें आपको मुख्तसर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए कि जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ऐसी दवाइयाँ जिसकी कमी की वजह से बाल गिर रहे हैं, वो तो ठीक है, जैसे कॉपर है, जिंक है, इस किस्म के कुछ वाइटामिन्स हैं। अदरवाइज़ जो वो थेरेपी की तरफ जाते हैं कि हम बालों में थेरेपी करवाएं, जिसमें पीआरपी का बहुत फैशन चला, फिर मिनॉक्सिडिल स्प्रे है, फिर फेनेस्ट्राइड्स हैं। तो आप देखिए कि ये एक मखसूस किस्म की वेव चलती है, वो एक फ़ैशन बन जाता है। हर शख्स को पता चला पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, इससे बाल भी उगते हैं, इससे एजिंग कम हो जाती है, हर शख्स उस तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन ये पीआरपी, ये दिस इज़ एन एडजुवेंट ट्रीटमेंट, ये जहन में रखिए, ठीक है। ये अकेला किसी चीज़ का इलाज नहीं है। आप पीआरपी करवाते हैं, वो 2 से 3 महीने के लिए आपको थोड़ा सा बेहतरी का एहसास देता है। इन द मीन वाइल उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, आपको दोबारा पीआरपी करवाना पड़ता है, फिर इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, आपको फिर करवाना पड़ता है। तो आप एक सर्कल में आ जाते हैं और आपको ये बार बार पैसे भी ज़ाया करते हैं और अपने स्किन को प्रिक करवाते रहते हैं। जब ढेर सारे प्रिक स्किन के ऊपर होते हैं, जहाँ जहाँ प्रिक होता है, वो माइक्रोस्कार हो या मैक्रोस्कार हो, दोबारा वहाँ पर ना बाल उग सकता है, ना पसीना आ सकता है, ना वो स्किन की क्वालिटी वो रहती है जो अल्लाह ताला ने बना के भेजी थी। तो ये चीज़ अगर किसी ने करवानी भी हो तो किसी प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, जिसको पता हो कि किस पेशेंट में मिनॉक्सिडिल
स्प्रे, PRP और फिनेस्ट्राइड किस किस कंसंट्रेशन में, किस डोज में मिला के देना है, तो इसमें बेहतरी आ सकती है। वरना ये जो भेड़ चाल चल पड़ती है, प्लीज़ इसके पीछे अपने आप को ज़ाया मत कीजिए। जी, तो अब हम बात करेंगे उन 80% टू 90% लोगों के लिए जिनकी मरूसी गंजापन है और उनका वाहिद ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट ही है। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनका मरूसी गंजापन है, वो जो मर्ज़ी कर लें, उनका ये गंजापन दवाइयों से ख़त्म नहीं होगा। आप ढेर सारी नई नई साइंटिफिक रिसर्चेस देखेंगे, पढ़ेंगे, कोई आपको लाख में से एक कोई एग्जाम्पल भी इंसान दिखा देंगे जो दिखाने वाले हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल जो है वो आपको वो कभी भी फेलियर्स नहीं दिखाएंगे कि जिस पर वो दवाइयाँ असरअंदाज नहीं हो सकें। इसलिए आप उस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं जो पेटेंट ट्रीटमेंट है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि हमने सर के पीछे वाले बाल निकाल कर आगे लगा देने होते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक FUT है और एक FUE है। FUT वो तरीका है जिसमें पीछे से एक स्ट्रिप वो निकालते थे स्किन की और उसको स्लाइसेस बनाकर उसमें से एक एक बाल अलग करके तो सामने लगा दिए जाते थे। वो भी अच्छा तरीका। लोग खौफज़दा होते थे कि पीछे से स्किन का एक पैच निकाला जाए और पीछे स्कार का निशान आए, तो फिर FUE एक टेक्निक आ गई। आजकल FUE की जाती है, दोनों को मिला के FUT और FUE को मिला के कॉम्पोजिट टेक्निक भी कर ली जाती है। और ऐसे लोग जिन लोगों में डोनर एरिया, बैक साइड के एरिया पे बाल देने के लिए कम हों, उनके हम दाढ़ी के नीचे से बाल भी निकाल लेते हैं, सीने से भी निकाल लेते हैं। तो वो फिर अगली इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि हमने किस पेशेंट में कौन से बाल लगाने हैं। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, पेशेंट जिसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है उसको सबसे पहले अपना स्किन डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, को स्किन में बीमारी नहीं होनी चाहिए, वरना उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। बाज़ लोग लालच में आकर ये जो क्वैक्स बैठे हैं, मैं सॉरी उनके लिए ऐसा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है कि उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं करना। देखिए, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से आपने गाड़ी नहीं गुजारनी। इसी तरह से अच्छा सर्जन जो है उसको काम करना आता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर उसने काम नहीं करना। तो ये जो एक करेज होती है ना दूसरे को इनकार करने की, हाउ टू से नो, वो बड़ी ज़रूरी है और इसको सीखने के लिए एक उम्र और एक टाइम लगता है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको स्किन की बीमारी है या जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है, कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऐसे पेशेंट्स में इलाज थोड़े थोड़े चेंज होते जाते हैं। अब अगली बात आ गई कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत से लोग करते हैं, आपने किससे करवाना है? नंबर 1, जो आपके सवालों के जवाब दे सके आपने उससे करवाना है। प्लीज़ इसमें पैसों को पीछे छोड़ दीजिए। जो आपको मुतमईन कर सके। अक्सर सुना जाता है जी कि हम 10,000 बाल लगाएंगे, हम 6,000 बाल लगाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लोग ऐसी बात कैसे कर लेते हैं। देखिए, जो डोनर एरिया होता है ना बैक साइड पे, वो परमानेंट एरिया, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो बैक साइड पे परमानेंट एरिया है। अब आप देखें कि बाज़ ऐसे लोग हैं जिनके आगे से पीछे गंजापन जाता है और बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जिनसे नीचे से ऊपर गंजापन जाता है, लेकिन एक तकरीबन 2 इंचज़ की एक लाइन होती है बैक साइड पे, वो लाइन कभी नहीं गिरती। दैट इज़ द परमानेंट एरिया, दैट इज़ द परमानेंट हेयर। हमने बेसिकली उस स्ट्रिप के अंदर से बाल लेने होते हैं जो कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाती है ऑल अराउंड। तो इस स्ट्रिप के अंदर अगर एक शख्स के पास टोटल 10,000 बाल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर 10,000 बाल हैं तो बाल लेने का तरीका ये है कि मैंने जब बाल निकालना है तो एक बाल ऊपर, एक नीचे, एक राइट पे और एक लेफ़्ट पे, इसको छोड़ना है। अगर मैं वो नहीं छोड़ूंगा तो फिर अखबार में खबरें आती हैं कि उन्होंने ट्रांसप्लांट किया और ये ख़राबी हो गई। बैक साइड से हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ हेयर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। वरना क्या होता है कि जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, वो, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे CNG सिलेंडर का फैशन चला तो CNG इतनी ज़्यादा डाल देते थे कि वो
स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा ओवरफिल कर देते थे और फिर हर 20 में से या 100 में से एक गाड़ी का सिलेंडर फटता था और वो कहते थे ये पता नहीं क्यों हो गया। तो स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जाना होता है। हर 4 में से एक बाल निकाल सकते हैं। अगर आपकी बैक साइड पे डोनर एरिया में 100 बाल हैं, हम 25 से ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। अगर ओवर एंथुजियास्टिक होकर हम 30 भी निकाल लें, चलें, यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे तो फिर ख़राबी होने का ख़तरा है। और दूसरी चीज़ के सामने बालों को लगाना कैसे है। जिस एरिया में हमने बालों को लगाना होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार कुदरती बाल होते हैं। अगर मैं पीछे से टोटल 2500 निकाल सका हूँ, 2500, तो मैंने वो 2500 को सामने इस तरीके से स्प्रेड करना है कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करे कि ये बाल 25,000 ही लग रहे हैं। इसमें हो सकता है मुझे एक से ज़्यादा सेशंस करने पड़ जाएं, 2 दफ़ा का सेशन मेरा अच्छा रिज़ल्ट दे सके, लेकिन मैंने ओवरडू करके अपने पेशेंट को ख़राब नहीं करना। अब बाल लगाने कैसे हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। पीछे से निकाल लेते हैं लोग, लेकिन सामने लगाने के लिए अच्छा डॉक्टर जो है, जो इस कॉस्मेसिस को समझता है, वो आपकी डायरेक्शंस अच्छी देगा। देखिए, फ्रंट के बाल जो होते हैं, यहाँ पर एक सामने से आगे पीछे एक पफ बनता है, तो यहाँ के बालों का एंगल 30 to 45 डिग्री सामने होना चाहिए। यहाँ वाले बालों की डायरेक्शन बैक साइड पे जाती है। हम यहाँ से जैसे जैसे पीछे जाते जाते हैं, हमारी ये डायरेक्शन एंगल जो है ये कम होता जाता है और यहाँ आकर ये 90 का एंगल हो जाता है। छोटे बच्चों को देखें तो उनके सर के इस एरिया में, क्राउन के एरिया में, यहाँ पर एक गोल सर्कल बनता है। वो सर्कल इस वजह से बनता है क्योंकि अब ये वो वाला एरिया है जहाँ पर हर थोड़े फासले पे बालों की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये डायरेक्शन हर बाल की, जिस वक्त हम अंदर साइड्स बनाते हैं वहाँ पर बाल लगाने के लिए, तो जो लोग प्रॉपर डायरेक्शंस को नहीं जानते वो बालों को ख़राब कर बैठते हैं। कोई बाल इधर जा रहा है, कोई बाल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, आपका स्टाइल ही नहीं बनता। देखने को लगता है कि हाँ जी बहुत सारे बाल बन गए, वो साल के बाद पता चलता है यार ये उस तरह का पफ डेवलप होता है जैसे मैं चाहता था। तो प्लीज़, जिस वक्त आपने बाल ट्रांसप्लांट करवाने हों, नंबर 1, आप खामखा की दवाइयों के पीछे मत जाइए, क्योंकि 80 to 90% लोग वो होते हैं, ऐसा गंजापन है जो मारूसी है, और हेयर ट्रांसप्लांट ही सोल्यूशन है। और ट्रांसप्लांट वहाँ से करवाना है जो आपके इस किस्म के सारे सवालों का जवाब दे सके। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।